राइट। तो बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेकंड सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। राइट। कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास क्लैट के एग्जाम में? 5। में से कल एक हुआ क्वांटिटेटिव वाला, आज होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग। राइट। चलिए, तो इस सब्जेक्ट को पहले समझते हैं बच्चे कि ये सब्जेक्ट है किस बारे में है और क्यों हम जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। राइट। लॉजिकल रीजनिंग। राइट। एक्चुअली आपके रीजनिंग नाम से दो सब्जेक्ट्स है, एक लीगल रीजनिंग है और दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। राइट। ठीक है जी। तो हर्षित राइट, हर्षित आपसे बात करते और क्लास में आपने बिल्कुल ना अपने व्यूज देने हैं। ईश, ईशा। राइट। अर्शिया, हर्षित और ईशा। राइट बच्चे। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या समझते हो लॉजिकल रीजनिंग, इस वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं? लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली रीजन करना हो। ओके। ईशा आप क्या समझते हो बच्चे? कोई चक्कर नहीं है क्या, जो भी मन में आता है वो बोलना है। कुछ कुछ आपको कुछ वर्ड को देखकर कुछ लग रहा है कि ये कुछ होगा इसमें, समथिंग लाइक दिस, कुछ होने वाला है। हाँ जी। ओके, लॉजिक के हिसाब से रीजनिंग करना। राइट। ठीक है। एक यार स्पून भी दे देना। चलिए, तो आपने बोला कि लॉजिक के हिसाब से रीजनिंग करनी। रीजनिंग आप करते, रीजनिंग का, चलो रीजनिंग का मतलब समझते, रीजनिंग का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। क्यों? देखिए बच्चे, रीजन का अगर हम मतलब समझे ना, रीजन का इस वर्ड का मतलब, तो एक्चुअली ये सारा कुछ यहीं से जनरेट होता है। जो आपका ये सब्जेक्ट है ना, दिस सब्जेक्ट इज टोटली अबाउट दिस पार्ट ओनली। रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है बच्चे? रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। राइट। रीजन का मतलब होता है कारण। अब जहां पे ध्यान दीजिए कि बच्चे, हर इंसान के अंदर कुदरत ने, या जिसने भी, जिसको भी आप कहते हो कि जिन्होंने इंसानों को बनाया, इस कुदरत को बनाया, ठीक है, इंसानों में कुदरत ने, मैं उसको कुदरत बोलूंगा, नेचर बोलूंगा, तो हमारे अंदर एक रीजन करने की शक्ति डाली है उस कुदरत ने। मतलब क्या, अगर आप कोई भी काम करते हो ना, हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो उसके पीछे हम ये जरूर सोचते हैं कि ये काम हम क्यों करने लगे हैं। होता है ना। आप लोग घर से आए यहाँ पे, आप लोग पढ़ने आए, ठीक है, क्लैट की कोचिंग लेने आए, तो भाई आपको कोई रीजन है ना यहाँ पे बैठने का, यहाँ पे आने का। राइट। आप अपने घर से इंस्टीट्यूट आते हो, आप अपने घर से चले इंस्टीट्यूट आए, तो आपने कौन कौन सा रास्ता चूज करते हो आने के लिए, कौन सा वे चूज करते हो आप लोग? हाँ जी। अगर तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, तब तो हम, हमारे मन में ये होता है कि भाई शॉर्टकट से शॉर्टकट जितना जल्दी हो सके हम इंस्टीट्यूट आ जाए। और अगर हमारे पास टाइम है, तो घर से हम आराम आराम से निकलते हैं, रास्ते में किसी दोस्त का फोन आ जाए तो चलो उसको भी मिलते हुए चलते हैं। ऐसे ही होता है ना। राइट। तो बच्चे, ये सारी चीजें हमारी डिपेंड करते हैं कि जो हम काम करने लगे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन से रिसोर्सिस हैं और हमने क्या करना है। बात समझ में आई आपको? कुछ समझ में आया आपको? राइट। रीजनिंग ये हमारी ना एक कैपेबिलिटी है इंसानों की, कि हम हर काम के पीछे अपने जो लाइफस्टाइल है ना, जैसे हम किसी टास्क को करते हैं, या जो भी आपने दिनचर्या में जो भी चीजें करनी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। राइट। फाइन। ठीक है। अब यहाँ पे सुनिए बच्चे कि भाई, आप ना कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ये क्लैट की बात नहीं कर रहा मैं,
आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे आफ्टर योर, जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद भी, कॉम्पिटिटिव वर्ड की बात कर ले, तो बच्चे रीजनिंग और मैथ्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और बात, एज अ सब्जेक्ट आपने कभी रीजनिंग पढ़ा है? आपने मैथ पढ़ा होगा, साइंस पढ़ी होगी, क्योंकि अभी तो आप प्लस 2 वाले हो ना, राइट? तो आपने मैथ्स पढ़ा होगा, सोशल स्टडीज पढ़ी होंगी, राइट? साइंस पढ़ी होगी, इंग्लिश पढ़ी होगी। क्या एज क्या एज अ सब्जेक्ट कभी रीजनिंग पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ जी ईशा, पढ़ी है कभी? हाँ जी हर्षित, पढ़ी है कभी? राइट? नहीं पढ़ी। बट जैसी बच्चे हम लोग कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में एंटर होते हैं, चाहे तो कोर्सेज की एडमिशन के लिए हो, जैसे कि आप लोग आए हो, चाहे आगे जॉब के लिए हो बच्चे, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, आईएएस पीसीएस के लिए, राइट? तो वहां पे रीजनिंग पूछी ही जाती है। रीजनिंग एक सब्जेक्ट बन गया जिससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब उसका रीजन क्या है कि भाई क्यों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग से? एज अ सब्जेक्ट हम कभी नहीं पढ़ते, बट जैसे ही हम कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में एंटर होते हैं तो रीजनिंग हर जगह पूछी जाती है। इसका रीजन बच्चे क्या है, कारण क्या है? कोई बता सकता है, कोई जज कर सकता है आप में से कोई? प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है, ठीक है। और कुछ ईशा? ठीक है, तो सिचुएशन को जल्दी। राइट गुरजीत, गुरजीत सिचुएशन को जल्दी एनालाइज कर सकते हैं सर हम। सिचुएशन को जल्दी एनालाइज कर सकते हैं हम, ठीक है जी, राइट। तो अब देखिए बच्चे, जनरली हम हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीजनिंग क्यों पूछी जाती है? क्योंकि बच्चे ये आपकी टेंडेंसी चेक करते कि आप कितना चीजों को रिलेट कर कर अपना काम करते हो, अपना रिजल्ट निकालते हो, राइट? कितना लॉजिकली आप चीजों को सोचते हो। दो तरह के पर्सन होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो हर चीज को बड़े इफेक्टिवली करते हैं, और दूसरे चीजों को वेस्ट करते रहते हैं। होते हैं ना ऐसे लोग। वहां फर्क क्या होता है? फर्क उनकी सोच का होता है बच्चे, फर्क उनकी समझ का होता है, राइट? हम कह देते हैं कि दो पर्सन्स हम कह देते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी ज्यादा वैल्यू है अनपढ़ से, अनएजुकेटेड पर्सन से। तो आप मुझे बात बात बताएं कि आप लोग क्या समझते हो, एक एजुकेटेड पर्सन कौन सा होता है और अनएजुकेटेड पर्सन कौन सा होता है? जी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस समझते हो? ओके। ईशा, सोच में डिफरेंस होता है, और वो कैसी सोच होती है? दोनों में सोच, मतलब कि अनएजुकेटेड पर्सन की आपको जनरली कैसी सोच लगती है और एजुकेटेड की कैसी सोच लगती है? ओके, बैकवर्ड सोच होगी। हाँ जी गुरजीत, आपके हिसाब से बच्चे आप क्या कहना चाहोगे? सर नॉलेज का फर्क होता है। नॉलेज, नॉलेज का फर्क होता है, ठीक है बच्चे। जो आपने पॉइंट्स कहे वो अपने बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनिए कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में क्या डिफरेंस होता है बच्चे। जिसके पास ज्यादा डिग्रियां हो, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो पर्सन ज्यादा एजुकेटेड है। एजुकेशन का सीधा रिलेशन एक पर्सन की नॉलेज के साथ होता है। और नॉलेज किस चीज की? जोन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर मैं नॉर्मल रियल लाइफ में बात करूं, एजुकेटेड पर्सन वो होता है बच्चे जिसको कोई उसके सामने प्रॉब्लम आ जाए और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको आता हो, ठीक है? और अनएजुकेटेड पर्सन वो होगा बच्चे जिसके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी
और उस प्रॉब्लम को उसको उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता नहीं उसे पता, राइट? एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, जौन सा पर्सन कुदरत के फिनोमिनास के ज्यादा नजदीक है, जौन सा पर्सन हमारी नेचर को समझता है कि ये कैसे काम करती है, वो पर्सन को, उस पर्सन को हम ज्यादा एजुकेटेड कहेंगे। और जो पर्सन अपनी मौज मस्ती में जिंदगी जी रहा है, किसी चीज की परवाह नहीं है, अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, कैसे इस जिंदगी को अच्छे से जिया जा सकता है, कैसे ये कुदरत काम करती है, कुदरत के फिनोमिनास क्या है, कैसे हमारी सोसाइटी चलती है इफेक्टिवली, जो पर्सन इन चीजों को मायने नहीं देता, जो इन चीजों को नहीं समझता, उसको हम अनएजुकेटेड मानते हैं बच्चे। बात समझ में आई है आपको? ठीक है। और आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करने चले हो, आपको पता ही कल को आपने क्या करना है। आप हीरोज होंगे बच्चे सोसाइटी के लिए, राइट? इंसाफ दिलवाना होगा अपने लोगों को, ठीक है? तो अब हम जुडिशरी की बात करें, आप लोग उससे आई थिंक फैमिलियर होंगे कि हमारे लॉ में हर चीजें सबूतों के आधार पे होती हैं, एविडेंसेस चाहिए होते हैं, राइट? और वो एविडेंसेस क्या होते हैं कि बता सकते हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एविडेंस? राइट, सबूत, एविडेंसेस, ये क्या होते क्या है बेसिकली? जो भी चीज, जिस चीज पे भी केस चल रहा है, उसका लॉजिकल रिलेशन विद द हैपनिंग्स जो हुई हैं हमारी, लॉजिकल थिंकिंग। हमारी कुदरत में बच्चे अगर कोई भी फिनोमिनन हो रहा है, कोई भी घटना घट रही है ना बच्चे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई ना कोई लॉजिकल रीजन जरूर होता है, ठीक है? समझ में आई बात? और लॉ में सबूतों का यही मतलब होता है कि भाई आप पूरा इसका सीक्वेंस बताएं कि चीजें हुई कैसे हैं, रीजन बताएं, रीजन के साथ हमारे पास आए। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई बात कह दी और आपने उसको मान लिया और उसके आधार पर आपने फैसला सुना दिया, नो। और जो एविडेंसेस और रीजंस होते हैं ना, ये सारे बच्चे हमारी नेचर के फिनोमिनाज ही होते हैं, राइट? बात समझ में आई है आपको? ठीक है। तो अब एक अच्छे लॉयर के लिए, एक अच्छे ऐसे पर्सन के लिए जो लोगों को जस्टिस दिवाए, तो उसकी रीजनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, जो चीजों को ध्यान से सोचे, ध्यान से समझे, और फिर उसके बाद अपने रिजल्ट्स लेकर आए, राइट? और इंसाफ दिवाए लोगों को, और जो उसका काम है उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है? अब बच्चे हम बात करते हैं, रीजनिंग का ही चल रहा है अभी, मैं आपको कुछ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रीजनिंग है क्या बेसिकली, क्यों हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि जैसे ही हम कॉम्पिटेटिव वर्ड में एंटर होते हैं तो हर पेपर में रीजनिंग पूछी जाती है। अब सुनिए बच्चे, रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग क्यों? क्योंकि हमारी नेचर भी लॉजिकली काम करती है, राइट? बारिश होती है, ठीक है? बारिश का फिनोमिनन पता है आपको? बारिश कैसे होती है, ठीक है? वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, पता है क्यों होते हैं? ये सारी चीजें आपकी साइंस में मेंशन्ड है, राइट? ये सारे साइंटिफिक फिनोमिनाज है। और अगर हम कोई भी कुदरत में किसी भी एक्टिविटी को देखें तो बच्चे हर चीज के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होता है। बात करता हूं मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड की, जो जनरली बड़ा तंग करता है हम लोगों को, दैट इज सुपरस्टिशन। आप सुपरस्टिशन से क्या समझते हो? सुना है कभी ये वर्ड सुपरस्टिशन? इसको मैं अगर हिंदी में इसका अनुवाद करूं बच्चे, ट्रांसलेट करूं, तो इसका मतलब होता है अंधविश्वास। अब इतना मैं बता दूं कि जो अच्छा लॉजिकल रीजनर है ना बच्चे, वो कभी अंधविश्वासी नहीं होता, कभी सुपरस्टिशियस नहीं होता। आप लोग क्या समझते हो सुपरस्टिशन से? अंधविश्वास से आप क्या समझते हो?
हम कह देते हैं ना ये बंदा अंधविश्वासी है। अंधविश्वास का मतलब, अगर इसका वर्ड ही समझे हम, तो अंधविश्वास का मतलब होता है बच्चे जिसने चीजों पे अंधा विश्वास किया। मतलब उसने अपना माइंड नहीं यूज किया, उसने सोचा नहीं है कि या ये चीज सच में है भी है या नहीं। क्या जो चीज किसी ने मुझे बताई है, क्या इज दिस थिंग इज पॉसिबल इन नेचर और नॉट, राइट। और अच्छा, और रियल में जो बंदा एजुकेटेड है ना बच्चे, वो कभी सुपरस्टिशियस नहीं होता। कि एजुकेशन आपको क्या सिखाती है? एजुकेशन आपको इस नेचर के क्लोज लेकर आना सिखाती है। इस नेचर में हमारे कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे फिनोमिनाज हो रहे हैं, वो सिखाती है एजुकेशन, राइट। और आज से मैं आपको एक ये रियल चीज, जो एनालाइज्ड चीज है, वो बोल रहा हूं कि कोई भी चीज हो रही है, कुछ भी है फिनोमिना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। बस हमारे अंदर उतनी टेंडेंसी होनी चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस रीजन को ढूंढ सकें, पहचान सकें। और आपने तो ये करना ही है आगे जाके। केस कॉम्प्लिकेटेड आएंगे आपके पास, और फिर आपने उसकी जड़ तक जाना। और जड़ तक कैसे जाओगे? जब हम लोग अच्छे रीजनर होंगे बच्चे, हम लॉजिकली सोच रहे होंगे। और लॉजिकल थिंकिंग का क्या मतलब है? जो चीज आपके मन को सेटिस्फाई करेगी ना बच्चे, कि हाँ इसका रीजन तो यही हो सकता है, वही तो आपका आंसर होगा, वही तो लॉजिकल रीजनिंग होती है, राइट। तो यहां पे इस क्लास में आपको अगर छोटा सा भी कहीं डाउट आता है बच्चे, जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं करवा रहा हूं, चाहे आपको ऐसे लगे कि भाई दूसरों को ऐसा लगे कि ये डाउट बहुत स्मॉल सा है, जब मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ ये डाउट बड़ा इजी सा है बच्चे के दिमाग में, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई डाउट है, आपने उसी टाइम मुझसे पूछना है ये चीज, कि सर ये चीज क्लियर हुई, ये ऐसे भी तो हो सकती है, ये वैसे भी तो हो सकती है। यहां पे इस सब्जेक्ट का मेन मतलब मकसद बच्चे यही है कि आप लोगों की रीजनिंग स्किल्स को अच्छा करना, राइट। सिंसियर रहना है, बेफालतू की चीजें, ऐसा नहीं कि भाई बेफालतू की चीजों को लिंक कर रहे हो, वैसा नहीं। सिंसियरली चीजों को सोचना। बात समझ में आई? ठीक है, राइट, ओके। ये होती है बच्चे हमारी रीजनिंग। कुदरत के नजदीक जाना, कुदरत को क्लोजली रिलेट करके चीजों के रिजल्ट्स देना। अभी तो आपकी जो लाइफ है ना, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा होगा? मौज मस्ती चल रही होगी, फ्रेंड्स के साथ घूमना, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं, ठीक है जी, जितना हो गया नंबर आगे आगे, चीजों को डिपेंड करता है बहुत चीजों के ऊपर, ठीक है ये चीजें। बट अब आपने बच्चे जो भी चीज सीखनी है, उसको आपने उसके पीछे कारण जरूर जानना है, कि ये जो चीज मैं पढ़ने लगा हूं, जो मैं आज टॉपिक पढ़ रहा हूं, इसकी आपने गहराई समझनी है, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, इसकी गहराइयों तक जाना है आपने। और जब आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना बच्चे, तब आपको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाएगी। अगर आप जो चीज पढ़ रहे हो, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का कारण, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, अच्छा मैं जुडिशरी में ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी या ये करूंगा, आज मैं यहाँ पे ले लूंगा, आप कह रहे हो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हैं? कोई कल को बच्चे ये आपको एक अच्छा लॉयर बनाएगी, अच्छा इंसान, सबसे बड़ी बात सबसे अच्छा इंसान बनाएगी, राइट। आपको खुद को अपने ऊपर प्राउड फील करवाएगी, कि हाँ आपने कुछ अचीव किया, ठीक है बच्चे, राइट। तो अपने आप पे जब प्राउड होगा, तो तभी आप सोसाइटी की सर्विस, सोसाइटी की सेवा कर पाओगे अच्छे से। अब आप खुद खुश हो गए अंदर से, तभी तो दूसरों को जस्टिस और खुशी दे पाओगे, राइट। ठीक है अर्षित, ठीक है बच्चे। तो ये होती है लॉजिकल रीजन। और हाँ, लॉजिकल रीजनिंग, अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बच्चे आपको पैसेजेस बेस्ड रीजनिंग आएगी। लॉजिकल रीजनिंग पैसेज होगा आपको एक, ठीक है, और उस पैसेज के ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी, राइट। आपकी रीजनिंग और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की रीजनिंग के मुकाबले थोड़ी अलग है, राइट, और इजी भी है। लेंदी जरूर है, लेंथी जरूर है, बट मुश्किल नहीं है,
राइट। आपको एक पैसेज आएगा बच्चे, और पैसेज को आपने ध्यान से पढ़ना है, राइट। और उसके ऊपर आपको 4 से 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। और एवरेजली अगर बोलूं तो आपको 6 पैसेजेस आएंगे, ठीक है। और जो आपकी एवरेज रहती है बच्चे, और जो आपकी एवरेज रहती है मार्क्स की फ्रॉम जो क्वेश्चंस की फ्रॉम रीजनिंग, दैट इज फ्रॉम 28 to 32 क्वेश्चंस, मतलब कि 30 के आसपास, ठीक है। अगर 6 पैसेजेस आ रहे हैं और हर पैसेज में आगे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 30। बात समझ में आई है आपको? ठीक है जी। तो यहां पे मन खोलकर बैठना है, अच्छे से चीजों को रिलेट कर कर ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है। दिसंबर में एग्जाम होता है आप लोगों का, राइट। हम आपके पास अच्छा टाइम है अभी, राइट। अप्रैल चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा टाइम है, आपकी वो कैपेसिटी वो कैपेबिलिटी बन जाएगी। प्रैक्टिस करनी है, राइट, ठीक है जी। अब दूसरी चीज जो इससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो जरूरी है वो चीज क्या है बच्चे। हमें क्या होता है ना, हम चीज पढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद हमें भूल जाता है, राइट। चीजों को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? दिमाग पे जोर डालना सबसे बढ़िया तरीका नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कॉन्टिन्यूसली चीजों को रिवाइज करना, ठीक है जी। गुरजीत, सभी लोग बच्चे, हमारे अंदर ना एक कुदरत ने अनकॉन्शियस माइंड दिया। मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको सब पहली क्लास में ये एग्जांपल जरूर देता हूं। हर्षित, बाइक चलाते हो बच्चे, आपकी हेलमेट पड़ी है यहाँ पे, बाइक चलाते हो। ईशा, बाइक चला, एक्टिवा वगैरह चलाते हो? चलाते हो। गुरजीत भी चलाते होंगे। यस। एक बात बताइए कि चलो मैं अर्शित से बात करता हूँ। अर्शित, कितना टाइम हो गया बच्चे आपको बाइक चलाते हुए? 1 डेढ़ साल हो गया, ठीक है। ईशा, गुरजीत, कितना टाइम हो गया बच्चे आपको बाइक चलाते हुए? 1 साल कुछ हुआ होगा सर। 1 साल के अराउंड। चलो, अभी आप लोग रोड पे चला लेते हो, यहां आ जाते हो आप। कितनी दूर है आपका घर यहां से हर्षित? 20 मिनट। तो मतलब कि रास्तों से आते होगे आप, अच्छे खासे ट्रैफिक से आते होगे, राइट। आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ये अब विश्वास है ना कि आप चले जाओगे, तभी देते हैं बाइक, ऑब्वियस है। पर मुझे एक बात बताइए, क्या जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम बाइक उठाई थी, क्या तब भी आपके पेरेंट्स को इतना विश्वास था आपके ऊपर कि आप 20 मिनट का रास्ता तय कर लोगे ऑन द रोड? नहीं था, नहीं था ना। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 डेढ़ साल में ऐसा क्या हुआ है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया और आपके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई हमारा लड़का या लड़की ये एक्टिवा या बाइक आराम से चलाकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं? कॉन्टिन्यूसली चलाई, क्या दिमाग पे जोर दिया था? मौज मस्ती में चलते चलते आज इतने हम परफेक्ट हो चुके हैं उसमें कि भाई हम रोड पे आराम से चला सकते हैं, ठीक है। शुरू शुरू में क्या था, जब पहली दफा उठाई होगी तब तो बैलेंस भी नहीं बन रहा होगा। सबके साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, बैलेंस भी नहीं बन रहा होगा, राइट। पीछे किसी को बिठाया होगा, वो पकड़ रहा होगा हैंडल, और ग्राउंड में चलाना सीखा होगा। अब 1 डेढ़ साल में पता क्या हुआ है बच्चे? आपने प्रैक्टिस किया उस चीज की, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस, अब ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है बच्चे? बार बार किसी चीज को करते रहना, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं, राइट। और ये फिनोमिनन आपके हर इंसान के हर काम में इंप्लीमेंट होता है। आप जिस चीज को, जिस काम को ज्यादा टाइमली करोगे, ज्यादा टाइम करोगे, वो चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है बच्चे। पहले आपने पहले हफ्ते, अब मैं पहले दिन की बात नहीं कर रहा, शुरू शुरू में आप लोग पूरे ध्यान से बाइक चलाते होंगे कि भाई कोई आपके सामने कोई सड़क में कोई खड्डा वगैरह या टोआ वगैरह ना आ जाए, ठीक है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई आगे पत्थर वगैरह ना आ जाए, ये सारी चीजें देखते होंगे आप, राइट।
क्या अब? और फिर स्लो करते हुए कुछ करते होंगे, राइट? तो डर लगता था पहले, क्या अब आपको उन चीजों से डर लगता है? नहीं लगता। अब आपके अंदर उतनी समझ डेवलप हो चुकी है, उतनी कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है कि आप लोग उन ऑब्स्टेकल्स को आराम से पार कर पा रहे हो, राइट? ये किस किस कैसे आया बच्चे? इसके लिए आपकी, आपने सोचा नहीं होगा, पर दो चीजें मैटर करती हैं। पहली तो है आपकी क्या? लगन, कि हाँ हमने सीखनी है। दूसरी है बच्चे आपका उस पर टाइम देना, राइट? ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपने अपनी डेडिकेशन, और आपके अंदर ये एम्बिशन होनी चाहिए कि हाँ भी मैंने चीज ये करनी है। आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, ठीक है? उस पर छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना। दूसरा, उस पर कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली काम करना है बच्चे। और जितना आप ज्यादा टाइम दोगे किसी चीज पे, वो चीज उतनी आपकी अच्छी बन जाएगी। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, और इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। और इस पे सिर दर्द नहीं करना। शुरुआत में जब आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना बच्चे, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपके पास 2 घंटे हैं 150 क्वेश्चन बनाने के लिए। यही है आपका, अगर आपने एग्जाम का देखा है, ठीक है? 150 मतलब कि 120 मिनट है 150 क्वेश्चन करने के लिए, 1 मिनट से भी कम का टाइम। तो शुरू में आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपके लग जाएंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज्यादा, और इससे ज्यादा भी टाइम लग जाएगा। जब आपने फर्स्ट दफा क्वेश्चन को करना है, ये सारी चीजें आपने मतलब कि प्रैक्टिस करनी शुरू करने, तो बिल्कुल नहीं सोचना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन को बनाने में। आपने जस्ट एक चीज देख ध्यान में रखनी है कि बच्चे मैंने क्वेश्चन बनाना है, मैंने क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन को चाहे 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, राइट? क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी आपको। फिर सेकंड दफा, थर्ड दफा, फोर्थ दफा जब क्वेश्चन बनाओगे ना बच्चे, तो टाइम को देखना, टाइम ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। और तब आपको ये जो आपका 1 मिनट है, You are currently the only person in this conference. बस गुरजीत कोई या टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से एकदम से रुक गई। बट मैंने कुछ नहीं, उसी टाइम रोक दिया था। वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी? तो अर्षित बात क्लियर हुई बच्चे आपको? अभी आप लोगों की एज कम है, तो अभी आपके लिए ये चीजें काफी भारी भरकम लग रही होंगी आपको, कि भी इतना कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बच्चे, आप लोग बहुत सही ट्रैक पे हो, सही एज पे सही ट्रैक पे हो, ठीक है? मैं नहीं कहता कि आपको मैं नहीं कहता कि आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करनी है। बैलेंस्ड होके चलना है आपको, एक अच्छे रीजनर बनना है, राइट? चीजों को लॉजिकली सोचना है, हाँ भाई मैंने ये चीज भी करनी, ये मेरा एम्बिशन है, मैंने अपने आप को 5-6 सालों के बाद यहां देखना है। तो उसके लिए मुझे टाइम तो देना पड़ेगा। अच्छा बाइकर बनना है ना जिसको, तो उसको बाइक पे टाइम तो देना पड़ेगा। अगर किसी ने अच्छा स्विमर बनना है, तो उसको पानी में तो टाइम देना पड़ेगा, राइट? अब आपने अच्छा लॉयर बनना है, तो क्लैट तो देना पड़ेगा, और क्लियर भी करना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा बच्चे, टेंशन नहीं लेनी है। बट दो चीजें रखनी है, लगन और कंसिस्टेंसी ऑन योर प्रैक्टिस। बात समझ में आई? बस क्वेश्चंस बनाते चलो, बैठे रहो बस। बस आपके लिए अब ना मोबाइल ना कुछ, आपके लिए आपकी बुक्स सबसे पहले आपकी दोस्त होनी चाहिए।
और वो बनेंगी भी जब आप चीजों को लॉजिकली सोच पाओगे, रिलेट करोगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए आइए, अब ये सारी चीजें तो होगी लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। अब कुछ टॉपिक कर लेते हैं, आधा घंटा हो गया, राइट। अब टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कैसे आएगा तो पैसेज आपको, राइट। उस पैसेज को सॉल्व करने से पहले हम लोग आपकी थिंकिंग बनाएंगे कि कैसे पैसेज को देखना है, कैसे चीजों को रीड आउट करना है और फिर कैसे आंसर्स करने हैं उनके, राइट। तो उसके लिए बच्चे हम आज चैप्टर डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बच्चे स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। क्या नाम है? स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। गुड, चलिए तो अब टॉपिक का नाम है जी स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप इस वर्ड से क्या समझते हो? स्टेटमेंट और एजम्पशन से आप लोग क्या समझते हो बच्चे? ठीक है, नहीं वो तो ये आ गया कि भाई पैटर्न आ गया क्वेश्चन का। आप एजम्पशन से क्या समझते हो? हर चीजों को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना, लॉजिकली रिलेट करना, ठीक है, वैसे चलना है हम लोगों ने। एजम्पशन से क्या समझते हो? एज्यूम करना सर। देखिए, सुनिए, मैं आपको आज अभी कहूं कि बच्चे कि कल छुट्टी है, तो चलो संडे है, कल छुट्टी है तो छुट्टी है कल, ठीक है, संडे है। मैं आपको कहूं, अचानक कहूं मैं आपको, बच्चे कल आपकी क्लास नहीं लगेगी, और इसके बाद में आपको कुछ ना बोलूं, तो आपके मन के अंदर सवाल उठेंगे ना कि भी कल की अगर क्लास नहीं लग रही तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण, नॉर्मल शेड्यूल है आपका, कल की क्लास अचानक से मेरी क्लास नहीं लग रही, तो इसका क्या रीजन हो सकता है भाई? सर शायद सर को कोई काम होगा, शायद, ये शायद आ रहा है, सर को कोई काम होगा, जहां हमारी शायद कल कोई और क्लास होगी। ये सारी चीजें आएंगी ना आपके मन में, ये सारी चीजें आप एज्यूम करोगे। ये सारी चीजें मेरी जो स्टेटमेंट बोली है मैंने उसके साथ रिलेट करती हैं, को इम्प्लीसिट करती हैं। आप उनसे ये इन्फर कर पा रहे हो कि भी ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, लॉजिकली आप कुछ रिजल्ट निकाल पा रहे हो, कुछ एज्यूम कर पा रहे हो। बस वही चीज हमने यहां पे डिस्कस करनी है, राइट। हमें यहाँ पे आपके पैसेज में भी ऐसे ही होगा बच्चे, वो पूछ लेगा कि भाई इस स्टेटमेंट से आप क्या एज्यूम कर रहे हो। पैसेज होगा, कोई स्टेटमेंट आ जाएगी कि भाई ऑथर ने ये बोला, इससे आप क्या एजम्पशन निकाल रहे हो, तो नीचे फिर आपकी ऑप्शंस आ जाएंगी, राइट। पर यहां पे मैं अब एक स्टेटमेंट बोलूंगा जैसे मैंने बोली है, ऐसी हम क्वेश्चंस करेंगे। स्टेटमेंट दी होगी और उसके ऊपर आपके पास दो एजम्पशंस दी होंगी बच्चे, और आपने उन दो एजम्पशंस में से फाइंड आउट करना है विच इज मोर सुटेबली इम्प्लिसिट टू द स्टेटमेंट। बात समझ में आई है आपको? कौन सी ज्यादा लॉजिकली रिलेट कर रही है आपकी स्टेटमेंट के साथ? फाइन, राइट। तो आइए देखते हैं बच्चे। चलिए देखो, ये आपको ऑप्शंस दी गई, और हाँ, आपका जो टेस्ट है बच्चे वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, आपको पता है ना ये, और नेगेटिव मार्किंग भी है आपको 1/4। इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने कि क्वेश्चन को, अच्छा, ये यहाँ पे एक मक्खी घूम रही है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। चलिए ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, नेगेटिव मार्किंग भी है आपको, ठीक है। और बच्चे आपने वही क्वेश्चन को टिक करना है जिस क्वेश्चन के लिए आप श्योर हो कि हाँ भी इसका आंसर मुझे पता यही होगा। चलिए आइए देखते हैं बच्चे, यहां पे जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ये 5 ऑप्शंस दी गई हैं।
ऑप्शन देख लीजिए पहले कैसी हैं। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चे, इफ ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, मतलब जो दी हुई स्टेटमेंट है अजम्पशन 1 उसके साथ लॉजिकली रिलेट करती है, राइट। इफ ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, पहले वाली नहीं करती, ओनली अजम्पशन 2 ही करेक्ट है जो रिलेट कर पा रही है दी हुई स्टेटमेंट के साथ। इफ ईदर 1 और 2 आर इम्प्लिसिट, ईदर का मतलब क्या होता है, इधर और जहां ये जहां वो, तो मतलब स्टेटमेंट के साथ ये एक दूसरे के दोनों क्या हैं, ऑपोजिट हैं, वाइस वर्सा हैं। अगर पहली सेटिस्फाई कर रही दूसरी नहीं करेगी, अगर दूसरी कर रही है तो पहली नहीं करेगी, तो ईदर वाला कंसेप्ट आ गया। ऑप्शन डी है नीदर, कि दोनों ही जो दी हुई आपके पास assumption है उसका कुछ भी लेना देना नहीं है दी हुई स्टेटमेंट के साथ, किसी भी तरह से रिलेट नहीं करती, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं कहूं कि कल मैं नहीं आ रहा, ठीक है, कल आपकी क्लास मेरी नहीं रहेगी, तो अगर वहां पे लिखा हो कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द हॉलीडे फॉर टुमारो, का कोई रिलेट कर रही है, क्या मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं, क्या मेरा इतना कद है कि गवर्नमेंट मेरे लिए करेगी, नहीं ना, गवर्नमेंट के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो बच्चे उस चीज को मैं कहूंगा कि नीदर, वो नहीं होगी उसके साथ रिलेट। बात समझ में आई। इफ बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, जब दोनों ही दी हुई assumptions, जैसे कि मैंने बोला कि भाई कल आप ही, तो आपने ये निकाल रहे कि भाई शायद सर को कोई काम ना हो, जहां हमारी कोई और क्लास ना लगनी हो, तो ये दोनों assumptions आप इससे निकाल सकते हो, दोनों इम्प्लिसिट हैं, तब बच्चे बोथ आएगा आपके पास। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो पा रहा है बच्चे आपको, ईशा ठीक है बच्चे। चलिए अब बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। स्टेटमेंट बोली हमने, स्टेटमेंट क्या बोली है उन्होंने, पेशेंट्स कंडीशन वुड इंप्रूव आफ्टर दिस ऑपरेशन। स्टेटमेंट बोली कि पेशेंट की कंडीशन सुधरने लगेगी आफ्टर दिस ऑपरेशन। एजम्पशंस हमारे पास क्या है बच्चे, फर्स्ट एजम्पशन है द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन, सेकेंड द पेशेंट कांट बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन। अच्छा आंसर तो नीचे लिखे हुए हैं, यहां पे रखते हैं इसे जी। आपके हिसाब से कौन सा एजम्पशन स्टेटमेंट के साथ लॉजिकली रिलेट कर रहा है? ओके हर्षित का आंसर आ रहा है मेरे पास। हर्षित कह रहे हैं कि मैं ए के साथ जाऊंगा, कि ओनली 1 इज इम्प्लिसिट। गुरजीत आपको दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन? यस सर। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ए सर। ओके गुरजीत भी बोल रहे हैं कि मैं ए के साथ जाऊंगा। चलो और देखते हैं बच्चे। ईशा ए, राइट। चलो पेशेंट कंडीशन वुड इंप्रूव आफ्टर दिस ऑपरेशन, मतलब कोई पेशेंट है, मतलब कोई इंसान है जो बीमार है, वो पेशेंट है, और इस ऑपरेशन के बोला जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद उनकी कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। मतलब क्या, जो दी आपने जस्ट इन दो एजम्पशंस को सोचना है, अपनी कोई एजम्पशन नहीं लगानी, इनके हिसाब से आंसर देना। द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन। अरे भाई यहां से ये समझ में आ रहा है ना, एजम्पशन आ रहा है कि हाँ इस कंडीशन में इस पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन किया जा सकता है, ऑपरेट हो सकता है। अगर उसको ऑपरेट ही नहीं होगा वो, तो फिर वो उसकी कंडीशन इंप्रूव कैसे होगी? तो बच्चे इस एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। आप इस स्टेटमेंट से ये एजम्पशन निकाल सकते हो कि हाँ ऐसी कंडीशन में, मतलब कि हाँ ऐसी कंडीशन में पेशेंट के ऊपर ये ऑपरेशन किया जा सकता है। बात समझ में आई आपको? राइट, द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन, जो हमें स्टेटमेंट लिखी। क्लियर है जी? चले गुड। का आंसर भी चलिए। सेकेंड एग्जाम्पल,
स्टेटमेंट में बोल देता हूं बच्चे, स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो। द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन वेस्ट। ये वेस्ट का क्या मतलब है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है हमारे, ठीक है, मतलब समझा देता हूं। द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट, ये सबूत मिलते हैं हमें कि इंडिया का ग्लोरियस पास्ट के बारे में, कि वेस्ट में भी आयुर्वेदा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये एविडेंसेस हैं हमारे कि हमारा पुरातन काल कितना अच्छा, कितना बढ़िया रहा होगा, कि आयुर्वेदा जो इंडिया में जनरेट हुआ उसकी पॉपुलैरिटी वेस्ट में बढ़ रही है। ठीक है, स्टेटमेंट ये अजम्पशन। assumption first, ayurvedic medicines are not popular in India, allopathic medicines are more popular in India. Neither. गुरजीत, गुरजीत बच्चे क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? डी ऑप्शन सर। विच ऑप्शन? डी सर, डी। डी फॉर डॉग। ओके, यस बच्चे, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों जो हमारी assumptions है, इसका कुछ भी लेना देना इसके साथ नहीं है। राइट, समझ में आ रही है बात आपको? यहां देखिए, तो अगर assumption ऐसी लिखी होती ना यहाँ पे, देखो, द बेस्ट एविडेंस ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन इन वेस्ट, तो यहां से ये आता है कि भाई इंडिया में आयुर्वेदा ने बहुत तरक्की की है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कोई भी चीज पॉपुलर, कौन सी चीज होती है जिसपे किसी पर्सन ने लोकली बहुत काम, अच्छा काम किया हो। तो यहां से हमारी assumption ये निकल कर आती है कि भाई इंडिया में आयुर्वेदा ने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, बहुत अच्छी स्टडी है इसकी। राइट, पर इन दोनों का तो इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर इंडिया में अच्छे होगा तभी तो बाहर जाएगा। एलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया, अरे हो भी सकती हैं, दो चीजें पैरेलली चल सकती हैं, आयुर्वेदिक भी एलोपैथिक भी हो सकती हैं, बट इसका इसके साथ कुछ लेना देना, कुछ रिलेशन नहीं है। चलिए, ओके बच्चे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस थीम्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड अवतार्स। assumptions first, classical arts maintain their heritage by sticking to traditions, new themes are not interesting। किसी ने स्टेटमेंट बोल दी कि मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांस थीम्स आर बेस्ड ऑन स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड अवतार्स। क्लासिकल डांस मतलब, क्लासिकल डांस से समझते हो ना आप लोग चीजें, जो आपकी ट्रेडिशनल डांसेस कुछ वैसे आ जाते हैं हमारे पास। हाँ जी, क्या क्या assumption लगानी पसंद करोगे बच्चे आप? ईशा, बोथ। ओके, ईशा आए जा रहे हैं ई के साथ। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, गुरजीत ए, हर्षद भी ए। यस बच्चे, ईशा, इसका आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन ए ओनली। सुनिए क्यों, रीजन। बच्चे गॉड्स और अवतार्स जो हैं उनको मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब वो हमारा एक कल्चर डिसाइड करते हैं, हमारा ट्रेडिशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल आर्ट्स मेंटेन देयर हेरिटेज बाय स्टिकिंग टू द ट्रेडिशंस, तो यहाँ पे गॉड्स और अवतार की बात होगी, मतलब ट्रेडिशंस की बात होगी हमारे। ठीक है,
Most of the classical dance themes based on the stories of gods and avatars. Classicals art maintain their heritage by sticking to the tradition. मतलब gods और अवतार के साथ रिलेट हो गए हैं ये चीज. न्यू थीम्स आर नॉट इंटरेस्टिंग. ये तो चीज नहीं निकल कर आ रही. अरे न्यू थीम्स भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, बट इनकी अलग जगह, इनका अलग प्लेस है, इनका अलग प्लेस है. राइट? ठीक है. तो इस चीज का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम ये अजम्पशन नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते दी हुई स्टेटमेंट्स के हिसाब से. डन है ईशा? चलिए, ईशा मैं सही बोल रहा हूं ना नाम? अब ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे. नेक्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट. द एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट was taken up by all the states. अब बच्चे क्वेश्चन ना, जब आपको एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा आपके, तो आपको कोई पैसेज होगा, उसमें ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी. ठीक है, एक पैसेज होगा, उसमें से ऐसी स्टेटमेंट लिखी होगी, बिल्कुल आपको ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा. वहां पे ना अजम्पशन जो होंगी, ऑप्शंस होंगी, वहां पे सारी अजम्पशंस लिखी होंगी आपको, और आपने उनमें से अपने आंसर टिक करने होते हैं. बात समझ में आई? चलिए. The anti-reservation movement was taken up by all the states. Assumptions. भाई एंटी रेजर्वेशन मूवमेंट है ना जो, वो स्टेट्स ने टेकअप कर लिया. मतलब काफी आजकल बोला वाला है एंटी रेजर्वेशन मूवमेंट का स्टेट्स में. Assumption. If one state starts a movement, it is customary for the other states to follow it. Second, a major portion of the youths and employees all over the country were not in the favor of reservation. इस स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या एज्यूम कर पा रहे हो इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान? बी, सीधा सेकंड ऑप्शन. ओके, एक आंसर आ गया बच्चे मेरे पास, ऑप्शन बी. बी. ईशा बी पक्का? चलिए, बिल्कुल सही आंसर बच्चे इसका बी. बच्चे ये जरूरी नहीं है कि अगर एक स्टेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, एक स्टेट किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा हो, तो दूसरा स्टेट उसके पीछे लग जाए. इट इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है, हर स्टेट की अपने अपना कल्चर है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है. तो बच्चे इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2. तो इसका मतलब ये है कि भाई मेजर पोर्शन ऑफ द यूथ एंड एम्प्लॉइज ऑफ ऑल ओवर द कंट्री, बच्चे ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ पे स्टेट्स की बात हो गई है, ऑल ओवर द कंट्री वर नॉट इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन. ठीक है जी, गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. चलिए स्टेटमेंट. इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टाइजमेंट, गिव इट इन न्यूज़पेपर एक्स, ए टेल्स बी. ए बी को बोल रहा है कि अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देनी है तो आप न्यूज़पेपर एक्स में दें. ये एक्स किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है बच्चे. ठीक है. अजम्पशन, तो इससे क्या अजम्पशन निकल कर आ रही है? फर्स्ट, बी वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट्स. सेकंड, न्यूज़पेपर एक्स हैज अ वाइड सर्कुलेशन. बी. बोथ. ओके, बोथ. गुरजीत कह रहे हैं ऑप्शन ई, हर्षित कह रहे हैं ऑप्शन बी, ईशा बोथ ऑप्शन ई. ठीक है, पर बच्चे इसका आंसर होगा बी. ये पहले वाले आप सर्टेनली नहीं बोल सकते कि बी कोई प्रोडक्ट पब्लिसाइज करने जा रहा. दो, अब देखो आपने जो आंसर करना है ना बच्चे, वो एजम्पशन उससे 100% रिलेट करनी चाहिए कि हाँ भाई ये हो सकता है ऐसा. अब यहां पे देखिए वो पॉसिबल होनी चाहिए. यहां पे देखिए, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट, गिव इट इन न्यूज़पेपर एक्स, ए टेल्स बी. ए बी को बोल रहा है. अरे बच्चे जरूरी थोड़ा, क्या पता
जो आपके पास बी है वो कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अभी ना करना चाहो तो फ्यूचर में उसको जरूरत पड़े किसी चीज की, अपने प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करने की। तो बच्चे दो लोगों के बीच में बात हो रही है, ए टेल्स बी, ए बी को बोल रहा है कि भाई अगर आपने अपना प्रोडक्ट पब्लिसाइज करना है ना तो बच्चे आप एक्स में करें। अब ये जरूरी नहीं है कि बी वांट्स टू पब्लिसाइज हिज प्रोडक्ट, वो करना ही चाहता है, राय दे रहा है कोई उसे। यहां से ये भी अजम्पशन निकल रही है भाई हाँ वो उसको बता रहा होगा जस्ट। अब क्या पता ऐसा भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए जो है वो इस न्यूज़पेपर एक्स का ही कोई मेंबर हो, यहीं से आया हो, आपने प्रोडक्ट के बारे में अपने न्यूज़पेपर के बारे में पब्लिसाइज कर रहा हो, ये भी हो सकता है, उसको बता रहा हो। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई ये पेपर आपका इतना इंपॉर्टेंस रखता हो, राइट। चलिए तो अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर एक्स हैज अ वाइड सर्कुलेशन। ठीक है, अब यहां देखिए, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट गिव इट इन अ न्यूज़पेपर एक्स, ए टेल्स बी, राइट। अब अगर हम नॉर्मली हम देखेंगे ए ने बी को बोला तो यहां से ज्यादा चांसेस किस चीज के लग रहे हैं बच्चे कि न्यूज़पेपर एक्स हैज अ वाइड सर्कुलेशन। ठीक है जी, गुरजीत डन बच्चे? यस सर। ओके गुड। ईशा डन? चलिए हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ दिनेश हैज फिनिश्ड रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस then let him begin the activities accordingly. If Dinesh has finished reading the instructions, let, हाँ एक और चीज बच्चे, इसको ऊपर वाले को और क्लियर कर देता हूं बच्चे, मैं यहाँ पे इफ लिखा हुआ है। अब जरा इफ को एम्फेसिस देते हुए पढ़ो स्टेटमेंट को। इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवर्टीजमेंट, अगर आप देना चाहते हो, तो अगर की बात हुई मतलब बच्चे तो ये सर्टन नहीं है कि बी अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना चाहता है। अगर, ठीक है, अगर मैं अर्शित को बोलूं कि अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो यहां से करें या ऐसे करें, बट वो जरूरी थोड़ा ना कि वो करना चाहता है अभी। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if Dinesh has finished reading the instructions then let him begin the activities accordingly. Assumption, Dinesh would understand the instructions, Dinesh is capable of performing the activities। ये यहां पे सुनिए, इसको कैसे आप सोचोगे बच्चे, देन लेट हिम बिगिन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। बॉस है किसी कंपनी का, वो अपने नीचे जूनियर से पूछ रहा है, जिसके नीचे जूनियर दिनेश है, ठीक है, अपने जूनियर से पूछ रहा है कि अगर दिनेश ने इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर दी हैं, उसको ऑर्डर दे रहा है, मान लो कोई एक हायर पोस्ट पे बंदा है, ठीक है, सीईओ है, मैनेजर को बोल रहा है, मैंने आगे बंदा रखा हुआ है उन्होंने, तो वो आगे जो रखा उसका नाम दिनेश है, मैनेजर को बोल रहा है कि इफ दिनेश हैज फिनिश्ड रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, देन बच्चे देन आएगा यहाँ पे, स्पेलिंग में गलती है, देन लेट हिम बिगिन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग, तो उसको काम पे लगाया जाए। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या एजम्पशन आप निकाल पा रहे हो, ए और बी और बोथ? हाँ जी, बोथ। ओके, हर्षित कह रहे हैं ऑप्शन ई, ईशा बी, ओके, गुरजीत सर मेरे ख्याल से तो सर नीदर। नीदर, डी। चलिए अभी आप लोग अपने अपने आंसर्स की मुझे जस्टिफिकेशन जरूर देंगे। चलो ईशा, आपने पहले वाले को क्यों निगलेक्ट किया बच्चे, सेकंड वाले को क्यों लगाया? ओके ठीक है, बट अगर उसने बोल दिया इफ दिनेश हैज फिनिश्ड द रीडिंग इंस्ट्रक्शन देन लेट हिम बिगिन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, तो बच्चे सीईओ तो यही समझ रहा होगा ना
सीईओ ने तो यही समझा है कि हाँ भाई उस दिनेश ने अगर इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर ली है ना, तो अब वो कैपेबल हो चुका है, उसको इंस्ट्रक्शन सारी समझ भी है, समझ है इंस्ट्रक्शंस की, अगर रीड आउट कर ली तो समझ भी होगी उसे, और वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म भी कर सकता है। अगर उसने इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लिया बच्चे, तो समझ तो होगी ना उसे, अंडरस्टैंड। आपने इसके हिसाब से सोचना बच्चे, स्टेटमेंट के हिसाब से, फुल स्टेटमेंट के हिसाब से। सीईओ मैनेजर को बोल रहा है कि भाई जो लड़का नया रखा था दिनेश, क्या उसने इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर ली हैं? अगर रीड आउट कर ली हैं तो उसको काम पे लगाया जाए। तो इससे क्या मतलब आ रहा है, इसका क्या मतलब सोच रहा है जो सीईओ, वो ये सोच रहा है कि दिनेश वुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, वो वो इंस्ट्रक्शन समझ चुका होगा, और अब वो कैपेबल है टू परफॉर्म द टास्क और एक्टिविटीज, राइट। तो बच्चे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ई, both are assumed, both are assumed from this statement जो उसने बोला। ठीक है गुरजीत? यस सर। गुरजीत आपने डी किस हिसाब से लगाया था बच्चे? सर मैंने सोचा था कि अगर उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ आई सर, तो वो एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करेगा सर। जी जी जी, पर उसके बाद ये जो लिखी हुई है ना देन के साथ, देन के बाद, इसको भी आपने ध्यान से देखना, राइट। ओके। कोई किसी को बोल रहा है तो उसके हिसाब से आपने एजम्पशंस को, अच्छा एजम्पशन ये निकल के आ रही है कि हाँ भाई वो अब परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो गया होगा, और उसको सारी इंस्ट्रक्शन वो समझ चुका होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी होगी हमें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास आ रही है बच्चे, वो क्या है? गो बाय एरोप्लेन टू रीच बेंगलोर फ्रॉम मुंबई क्विकली। assumptions, first, Mumbai and Bangalore are connected by aeroplane services. Assumption second, there is no other means of going from Mumbai to Bangalore. There is no other means of going from Mumbai to Bangalore. जी, और भी है क्या कोई? नहीं बचे दो ही हैं, कुछ क्वेश्चंस में होंगी। ये आपके लिए ना, ऐसे मान के चलो, ये आपके लिए दो ऑप्शंस हैं उन चार ऑप्शंस में से, ठीक है, जो आपको रियल आपके पेपर में आएंगी। हाँ जी ईशा, ए, ओके ईशा जा रहे हैं ए के साथ, हर्ष और जा रहे हैं ए के साथ, गुरजीत सर मैं ए के साथ ही जाऊंगा सर मैं भी। ए के साथ, बिल्कुल सही जी, जो ए के साथ जा रहे हैं आप तीनों ए के साथ जा रहे हैं, ए इज द राइट आंसर। बच्चे यहां पे देखिए, वो बोल रहा है गो बाय एरोप्लेन टू रीच बेंगलोर फ्रॉम मुंबई क्विकली। क्विकली का कंपैरिजन वाली हमारे पास थिंग आ गई, कंपैरिजन वाला वर्ड आ गया, क्विकली अगर जाना है तो इसका क्या मतलब है भी, और मीडियम्स भी होंगे, और वेज भी होंगे, और मीन्स भी होंगे जिससे मुंबई से बेंगलोर जाया जा सकता है, बट उनमें से सबसे फास्टेस्ट, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट कौन सा है? एरोप्लेन है। तो नीचे जो लिखा हुआ है सेकंड असम्पशन, देयर इज नो अदर मीन्स ऑफ गोइंग फ्रॉम मुंबई टू बेंगलोर, ये असम्पशन गलत हो रही है, ये इससे ज्यूम नहीं हम कर पा रहे। चलिए लीजिए, आगे आपके पास तीन एजम्पशंस आ गई बच्चे। अब प्रकाश डिसाइडेड टू गेट द रेलवे रिजर्वेशन इन अप्रैल फॉर द जर्नी ही वांट्स टू मेक इन जुलाई टू मुंबई। प्रकाश ने डिसाइड किया रेलवे रिजर्वेशन अप्रैल में करने के लिए फॉर हिज जर्नी, जो उसने जुलाई में जाना है, जुलाई में प्लान्ड है उसकी जर्नी मुंबई के लिए, ठीक है, बट वो रिजर्वेशन अप्रैल में कर रहा है, मई जून जुलाई मतलब 3 महीने पहले, ठीक है। assumption, the railways issue reservations, the railways issue reservation 3 months in advance,
there are more than one train to Mumbai, there will be vacancy in the desired class. ओके, इम्प्लिसिट अर्शित कह रहे हैं सेकंड एंड थर्ड, 2 एंड 3 के साथ जा रहे हैं वो। हाँ जी ईशा, आप किसके साथ जाओगे बच्चे? गुरजीत, सर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। गुरजीत जा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड के साथ। ईशा, फर्स्ट एंड थर्ड के साथ, ओके। बच्चे अगर मैं ज्यादा रिलेटेड आंसर बोलूं ना तो फर्स्ट एंड थर्ड बोलूंगा। का रीजन क्या है यहां सुनिए। बच्चे सेकंड का तो कोई इसके साथ रिलेशन निकलता ही नहीं ना, सेकंड को कैसे अज्यूम कर सकते हो आप? अब मुझे एक बात बताओ, आप रेल जनरली रिजर्वेशन जब आप करवाते होंगे तो देयर आर मोर देन वन ट्रेन टू मुंबई, तो क्या मतलब? ये सर्टेन हो पा रहा है कि एक से ज्यादा ट्रेन होंगी? बताइए जरा, इसका क्या इसके साथ कुछ लेना देना है? आपने 3 महीने पहले रिजर्वेशन जनरली लोग पता क्यों करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं कि भाई उनको टिकट मिल जाए, उनकी बुकिंग हो जाए, इसलिए करवाते हैं ना वो। अगर कोई ऐसा पर्सन है कि जो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना चाहता है, जो उसकी डिजायर्ड क्लास है, तो उसको पता है कि भाई सीट्स इतनी है, इतनी कम होती हैं कि भाई अगर मैं पहले करवाऊंगा तभी मुझे मिल पाएगी, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा ऑन द स्पॉट लेना। ऐसे ही होता है बच्चे, हर्षित, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट जो है इसके साथ, फर्स्ट तो बिल्कुल, जो लोग मुझे सेकंड और थर्ड दे रहे हैं ना आंसर, बच्चे फर्स्ट तो आएगी ही आएगी, सेकंड और थर्ड आपने दिया था हर्षित। बच्चे ये गलत है बिल्कुल। द रेलवेज इश्यू रिजर्वेशन 3 मंथ्स इन एडवांस। अगर 3 मंथ्स इन एडवांस में रिजर्वेशन विंडो खुल रही है तभी तो वो 3 महीने पहले करवा पा रहे हैं ना रिजर्वेशन। अगर उन्होंने किया तो आप, ये तो मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा उन्होंने 3 महीने पहले करवा दी, तो इसका मतलब ये है कि भाई 3 महीने पहले बुकिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, 3 महीने पहले से बुकिंग हो रही है, होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चे फर्स्ट तो बिल्कुल सही चलेगा, सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है। एक ट्रेन चले चाहे 100 ट्रेनें चले, राइट, तो जब बंदे रिजर्वेशन कराते हैं तो उनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अब एक ट्रेन दो, मतलब कि मल्टीपल ट्रेन एक टाइम पे तो नहीं निकल सकती, उनकी टाइमिंग में फर्क होता है, तो किसी को कोई टाइम सूट बैठता है, किसी को कोई टाइम सूट नहीं बैठता, राइट। तो अब ये वाला भी गलत हो जाएगा बच्चे, थर्ड भी। इसका आंसर आएगा बच्चे ओनली वन। ईशा ध्यान देना है बच्चे, इसमें गलती पता क्या है? ये गलती है डिजायर्ड क्लास। ऊपर डिजायर्ड क्लास की कोई बात नहीं हुई, ये इसीलिए गलत है क्योंकि यहां पे डिजायर्ड क्लास लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि यहां पे कोई डिजायर्ड क्लास की बात हुई है क्या? प्रकाश डिसाइडेड टू गो टू गेट द रेलवेज रिजर्वेशन इन अप्रैल फॉर द जर्नी ही वांट्स टू मेक इन जुलाई टू मुंबई। यहाँ पे ना पे फर्स्ट एसी की बात हुई है, ना सेकंड एसी की, ना थर्ड एसी की, ना स्लीपर, किसी की बात नहीं हुई। तो यहाँ पे ये डिजायर्ड क्लास क्यों लिखा है भाई? बात समझ में आई है आपको? राइट, ठीक है ईशा, डिजायर्ड क्लास लिखने से ये मैं ज्यूम नहीं कर पा रहा। हाँ, अगर मैं ये कहूं कि भाई उसको ट्रेन में वैकेंसी नहीं मिलेगी, ये उसका एक पॉसिबल रीजन बन सकता है कि उन्होंने 3 महीने पहले रिजर्वेशन कराई। इसका बट एक्चुअल रीजन पता क्या होता है? जनरली ट्रेन में तो हम पहले रिजर्वेशन इसलिए करवा देते हैं कि चलो हमारी सीट कंफर्म हो जाए, एक तो। दूसरा ना पता क्या होता है,
हमारी तो है इंडियन रेलवे, जिनका रेट फिक्स्ड रहते हैं। अगर आप फ्लाइट्स में जाओ ना, फ्लाइट्स में अगर आप ट्रेवल करोगे तो बच्चे जितनी देर पहले हम टिकट बुक कराते हैं हमें उतनी सस्ती पड़ती है। और जितने नजदीक हम जाके टिकट बुक करवाते हैं ना, वो तो है ही है कि भाई वो शायद भर ना जाए, उसमें सीट मिलेगी या नहीं। अगर सीट है भी है ना बच्चे, तब उसका रेट बहुत हाई हो जाता है। अगर कोई टिकट आप 3 महीने पहले आपको 4 या 5 हजार की पड़ रही है ना, तो वो टिकट आपको नजदीक 2-3 दिन पहले 13-14 हजार की हो जाती है। सेम टू सेम चीज, इतना फर्क आ जाता है। राइट। चलिए, पर ट्रेन में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये गवर्नमेंट की सर्विस है। क्योंकि और वो जितने हमारी एयरलाइंस हैं वो तकरीबन प्राइवेट है। ठीक है जी। चले, गुरजीत समझ में आई बच्चे बात आपको? यस सर। चलिए, चलिए ये रही जी इसकी ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ करते हैं। राधा wrote second letter to her father after 2 months as she didn't receive any reply to the first letter. Radha wrote second letter to her father after 2 months as she didn't receive any reply to the first letter. Assumption. First assumption आ रही है बच्चे, Radha's father didn't receive the letter. Second, the letter generally reaches within a week. Third, her father promptly sent replies to her letters. इस स्टेटमेंट से आप क्या एज्यूम कर पा रहे हो? नन ऑफ द अबव आएगा ऑप्शन में से। ओके, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। गुरजीत ई ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ओके, सी के साथ, हर्षित सी। नन ऑफ द अबव, ओके ई। चलिए आइए देखते हैं बच्चे, सी में लिखा है नन इज इम्प्लीसिट नन ऑफ द अबव, मतलब कि आपका भी मतलब यही कहना है कि कोई इम्प्लीसिट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहां देखिए, राधा रोड सेकंड लेटर टू हर फादर आफ्टर 2 months शी डिडंट रिसीव एनी रिप्लाई। तो बच्चे एनी रिप्लाई टू द फर्स्ट लेटर, तो मतलब आप सोचिए, आप अपने किसी रिलेटिव को लेटर लिखा आपने और उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपको टेंशन तो होती है ना कि भी रिप्लाई क्यों नहीं आया। और आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आती हैं? आपके दिमाग में चीजें आती हैं कि भाई देखो, उन चीजों में से कोई, राधा's फादर डिडंट रिसीव द लेटर। सेकंड, द लेटर जनरली रीचेज विद इन अ वीक। थर्ड, हर फादर प्रॉम्प्टली सेंड्स रिप्लाई टू हर लेटर्स। तो पहली चीज तो बचे, उनके पापा को लेटर नहीं मिला होगा, ये बनती है ना बात। आप भी कहोगे शायद लेटर ना मिला हो उनको, शायद, एजम्पशन। सेकंड, द लेटर जनरली रीचेज विद इन अ वीक, ये इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा कि जनरली रीचेज, ये तो स्टेटमेंट से कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि भाई वीकली, क्या पता 2 दिन में मिल जाए, क्या पता 1 वीक लग जाए, क्या पता 2 वीक लग जाए। पर यहाँ पे एक और बात भी नोट करने वाली है कि अगर विद इन अ वीक मिल रहा होता होता तो बच्चे वो 2 महीनों की वेट ना करती लड़की। ठीक है, तो भाई उसको विद इन अ वीक मिल गया, चलो वीक में आ रहा तो अगले वीक में या 2 वीक के बाद में उनका रिप्लाई आ जाएगा, मतलब कि 1 मंथ के अंदर अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। नहीं, वो तो 2 मंथ के बाद रिप्लाई, कि ऐसा क्यों भाई 2 मंथ के बाद क्यों लिख रही है लेटर? तो भाई ये तो यहां से पता चल रहा है कि भाई विद इन अ वीक तो लेटर नहीं पहुंचती। थर्ड, हर फादर प्रॉम्प्टली सेंड रिप्लाई टू हर लेटर्स। देखो, अब यहां पे देखिए, फर्स्ट जो है बच्चे, राधा's फादर डिडंट रिसीव द लेटर, यहां पे भी वही बात हो गई कि अगर बच्चे लेटर नहीं मिला, हम सोचेंगे ना शायद उनको लेटर ना मिला हो। ठीक है, तो तब हम 2 मंथ्स के बाद नहीं भेजेंगे, तब भी 2 मंथ्स के बाद उनको लेटर नहीं लिखेंगे।
थर्ड में देखिए जरा, थर्ड में हर फादर प्रॉम्प्टली सेंड रिप्लाईज टू हर, मतलब कि वो उनके फादर उनको जनरली प्रॉम्प्टली, मतलब प्रॉम्प्टली का क्या मतलब होता है? प्रॉम्प्टली का मतलब क्या होता है? हाँ जी गुरजीत, क्या मतलब होता है प्रॉम्प्टली का? देखो जरा, देखो देखो फटाफट फोन में देखो, फोन होगा आपके पास। मीनिंग बताओ प्रॉम्प्टली का क्या होता है? मिला नहीं क्या अभी? प्रॉम्प्टली, अक्सर, यस, अक्सर प्रॉम्प्टली, बड़ी जल्दी, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्टली एक्शन हो जाना, बहुत जल्दी रिप्लाई भेज देते हैं उनको। हर फादर प्रॉम्प्टली सेंड रिप्लाई टू हर लेटर। बच्चे अगर हर बार जनरली, प्रॉम्प्टली का मतलब जनरली ये भी आता है कि जनरली हर चीज का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले बात तो राधा's फादर डिडंट रिसीव द लेटर, 2 मंथ्स के बाद उन्होंने दोबारा रिप्लाई, डिडंट रिसीव एनी रिप्लाई टू हर फर्स्ट लेटर, ठीक है जी। तो उन्होंने, अब आप सोचिए कोई बंदा आपको कॉन्टिन्यूसली रिप्लाई कर रहा है, आपने जो उससे पूछा उसका रिप्लाई आ रहा है, तभी तो आपको चिंता होगी ना कि चलो ठीक है, मैं सेकंड रिप्लाई इस बार नहीं आया, मैं सेकंड लेटर लिखकर पूछती हूँ कि भी आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया। अगर कोई ऐसा पर्सन है कि आपने लेटर लिखी, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं करता, वो पर्सन जनरली रिप्लाई नहीं करता, प्रॉम्प्टली रिप्लाई नहीं करता, तो आप ये सोचेंगे कि शायद कोई चीज उनको जरूरी ना लगी हो, वो पहले भी नहीं करता, इस चीज का भी नहीं लेकर, तो टेंशन नहीं होती हमें। बात समझ रहे हो? कि जो बंदा आपकी चीजों की रिप्लाई नहीं करता तो हमें ये होता है कि चलो ठीक है कि इस बार भी मिल गई होगी लेटर उसे, उसने रिप्लाई नहीं किया। टेंशन तब होती है कि जब ऐसे पर्सन से रिप्लाई ना आए जो रेगुलरली हर चीज का रिप्लाई करता है, और तभी आप उसको दोबारा कंसर्न होते हो, दोबारा उससे पूछते हो। तो बच्चे इसका आंसर आएगा बच्चे 3 ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा बच्चे ऑप्शन बी, ओनली थर्ड इज इम्प्लीसिट। गुरजीत डन बच्चे? हाँ जी गुरजीत, यस सर। ठीक है। हाँ जी अर्षित, हाँ जी ईशा, ठीक है जी। बच्चे ऐसे ही नहीं कर देना, ला देनी, ऐसे नहीं यस बोल देना, जब तक क्लियर होना तब बोलना, राइट। चलिए आइए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, यहां पे भी क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टेटमेंट है, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 years और सो ऑन, और सो। assumption आ रही है हमारे पास, at that age the child reaches appropriate level of development and is ready to learn। सेकंड हमारे पास आ रही है बच्चे, द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। हाँ जी, ए ए। ए ए बिल्कुल सही, ए ही इसका सही आंसर है। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 years और सो, डिजायरेबल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, अगर डिजायरेबल है बच्चे 5 साल, तो मतलब कि बच्चे इतना कैपेबल हो चुका होगा, इतना डेवलप हो चुका होगा कि वो अब चीजों को सीखना शुरू कर दे, रेडी टू लर्न थिंग्स। गुड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। स्टेटमेंट, even with the increase in the number of sugar factories in India, we still continue to import sugar। assumptions, first assumption आ रही है बच्चे, the consumption of sugar per capita has increased in India। second,
मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। ध्यान से करना है इसे। बोथ आर इम्प्लिसिट। ध्यान से देखेंगे। Even with the increase in the number of sugar factories in India, we still continue to import sugar। हाँ जी, इंपोर्ट का क्या मतलब होता है? बाहर से मंगवाना। हम कह देते हैं ना कि कभी कभार कुछ लोग हवा करते हैं कि भाई ये तो इंपोर्टेड है हमारे पास चीज। इंपोर्टेड मतलब जो किसी दूसरी कंट्री से आपके पास आई है। द कंजम्पशन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज इंक्रीज इन इंडिया। मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। बच्चे एजम्पशन ऐसी होनी चाहिए जो वन ऑफ द परफेक्ट, आप कह लो कि वन ऑफ द रिलेटिव एजम्पशन हो उसके साथ जो स्टेटमेंट दी है, रिजल्ट हो, रिलेटिव रिजल्ट हो उसका। हाँ जी, गुरजीत आप किसके साथ जाओगे बच्चे? विच ऑप्शन? सर बोथ। बोथ के साथ जाओगे। ओके, तो मतलब क्या हो गया आपका? ई। ई, हर्षित भी ई के साथ। हाँ जी, ईशा आप भी ई के साथ जाओगे? नहीं बच्चे, गलत है। ध्यान से सोचो, इसका आंसर ई नहीं है। कि हम लोग इंडिया में हमने शुगर फैक्ट्रीज बढ़ा भी दी, तब भी हम लोग बाहर से शुगर मंगवा रहे हैं। हमने इंडिया में शुगर फैक्ट्रीज बढ़ा भी दी, तब भी हम लोग कंटिन्यू टू इम्प्रूव इंपोर्ट शुगर फ्रॉम द आउटर कंट्रीज। क्या इससे आप ये निकाल पा रहे हो कि कंजम्पशन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज इंक्रीज इन इंडिया? हाँ जी, आपने बढ़ा दी फैक्ट्रीज की, आपने नंबर ऑफ फैक्ट्रीज बढ़ा दी, पर यह भी तो हो सकता है बच्चे कि अभी तक भी उस लेवल तक हम शुगर फैक्ट्रीज को नहीं ले जा सके कि हमारी कंट्री की नीड्स पूरी हो सके। उन्होंने ये लिखा है स्टिल कंटिन्यू टू इंपोर्ट शुगर, उन्होंने ये नहीं लिखा स्टिल कंटिन्यू टू इंपोर्ट सेम अमाउंट ऑफ शुगर। अगर इंपोर्ट पहले आपकी इतने गैलन्स होती थी, अब उससे कम तो हुई होगी ना अगर फैक्ट्रीज बढ़ी हैं। यहां पे ये अर्थ, अगर ये यहां पे होता कि भाई अभी तक भी, इसका मतलब है कि अभी तक भी जो इंडिया की नीड है शुगर की वो पूरी नहीं हुई, तब मैं उसको यहां पे मोर इम्प्लिसिट मानता। द कंजम्पशन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज इंक्रीज इन इंडिया, इसका क्या मतलब है? कि भाई इंक्रीज हो गई, ज्यादा लोग खाने लग गए क्या शुगर? नहीं, लोग तो उतने ही होंगे, प्लांट पहले ही चल रहा, बस उन्हीं की कैपेसिटी नहीं पूरी हो रही जो है हमारे पास। कोई एकदम से ज्यादा तो नहीं खाने लग जाएगा ना। मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। यहां किसने बोला ये? अगर शुगर फैक्ट्री लगी है तो बच्चे ये तो उससे, हम आप उससे, इसके बारे में तो कुछ नहीं ना बोला कि भी जो शुगर फैक्ट्रीज लगाई हैं उनके अंदर उनकी अंदर उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, कोई ऐसी बात हुई है क्या इसमें? कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी। ये क्लियर नहीं, ये पता ही नहीं, हमें दिया ही नहीं किसी ने। यहां से तो ये चल रहा है कि स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है कि शुगर फैक्ट्रीज लगी हैं और वो शुगर फैक्ट्रीज अपना काम अच्छे से कर रही हैं। शुगर फैक्ट्रीज लगाने के बावजूद भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर, मतलब वो शुगर फैक्ट्रीज प्रॉपर चल रही होंगी। तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? इसका आंसर आएगा ना तो ये इम्प्लीसिट है और ना ही ये इम्प्लीसिट है। दोनों ही आप इम्प्लीसिट नहीं कर पा रहे, दोनों ही आप उसके प्रॉपर एजम्पशंस नहीं है। बात समझ में आई है आपको? ठीक है, हाँ जी गुरजीत। यस सर।
ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी हर्षित, ठीक है बच्चे। चलिए, स्टेटमेंट, you must learn to refer to a dictionary if you want to become a good writer. A advises B, A एडवाइज कर रहा है बी को कि अगर आपने, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हो बच्चे, तो आप डिक्शनरी को जरूर रेफर करें। assumptions आ रही है हमारे पास। ओनली राइटर्स रेफर टू द डिक्शनरी। सेकंड, ऑल राइटर्स गुड और बैड रेफर टू द डिक्शनरी। डी। ओके, एक आंसर आ गया बच्चे मेरे पास, ऑप्शन डी। हाँ जी, डी। गुरजीत। यस सर, डी होगा। डी बिल्कुल सही जी, डी इज द राइट आंसर। बच्चे यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी ने राइटर अच्छा हो तो डिक्शनरी एक मीडियम है जिसके थ्रू उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। अब ओनली और मीडियम भी तो हो सकते हैं ना राइटिंग्स को अच्छे करने के लिए, अकेली डिक्शनरी नहीं है। तो ओनली राइटर्स रेफर टू द, मतलब जो सिर्फ राइटर्स है वही डिक्शनरी को फॉलो करते हैं। सेकंड, ऑल राइटर्स गुड्स और बैड रेफर टू द, ये तो कंपल्शन बना दे, जरूरी नहीं है बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि भाई सभी लोग की डिक्शनरी को फॉलो करते हो। बट हाँ, एक मीडियम है कि अगर आपने अच्छा राइटर बनना है तो डिक्शनरी से आपको उनके मीनिंग पता चल जाएंगे और आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो। यहाँ पे गुड और बैड, अगर वो है ही बैड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्शनरी का अच्छा मीटर तो वो उसको फॉलो कर ही नहीं रहा होगा। राइट, तो आपके पास आएगा ऑप्शन डी। बच्चे आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये ऐसा क्वेश्चन बनता है बच्चे आपके पेपर में। स्टेटमेंट से आप क्या एज्यूम कर रहे हो, उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसने वो स्टेटमेंट बोली होगी, तो आपने लॉजिकली उसका उसकी अजम्पशन बतानी होती है, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, वहां आपको ऑप्शंस की फॉर्म में दी होंगी ये। ठीक है जी, राइट। चलिए, आइए रीड आउट, क्या लिखा है। If it does not rain throughout this month, most farmers would be in trouble this year. Assumption: timely rain is essential for farming. Second, most of the farmers are generally dependent on rains. Okay, आंसर आ गया ई ऑप्शन, बोथ। ईशा भी कह रहे हैं बोथ। गुरजीत, ई सर बोला, ई। ई, वेरी गुड बच्चे, ई इज द राइट आंसर। देखो ध्यान से, इफ अगर पूरे मंथ बारिश नहीं पड़ती, पूरे महीने बारिश नहीं पड़ती, तो ज्यादा फार्मर्स को बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस साल। राइट, इसका क्या मतलब कि भाई रेन पे डिपेंड करते हैं फार्मर्स, रेन पे फार्मिंग भी डिपेंड करती है। अगर अच्छी फसल होना है तो उसके लिए रेन जरूरी है। टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे मंथ की बात होगी, कोई पर्टिकुलर मंथ होगा जिसमें वो फसलों को पानी चाहिए होगा। तो टाइमली रेन इज एसेंशियल फॉर फार्मिंग, बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर जनरली डिपेंडेंट ऑन द रेन्स, बिल्कुल सही। तो मोस्ट फार्मर यहां भी लिखा था बच्चे ऊपर, नीचे भी, तभी उसने मोस्ट फार्मर्स लिखा, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जनरली डिपेंड ऑन द रेन्स। वहां समझ में आई आपको? राइट, बट फार्मर्स यहाँ पे मोस्ट लिखा है इसलिए रेन की, मोस्टली फार्मर डिपेंड ऑन द रेन है। अगर अकेला फार्मर्स लिखा होता ना बच्चे,
तो फिर ये वाली सेकंड वाली वीक पड़ जानी थी आपकी, ये सेकंड वाली इम्प्लिसिट नहीं रहनी थी। ठीक है जी, डन। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। हाँ जी, स्टेटमेंट ए एडवाइजेस बी इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश ज्वाइन इंस्टीट्यूट वाई। ए सुझाव दे रहा है बी को, अगर आपने इंग्लिश पढ़नी है तो आप वाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। एजम्पशन क्या आ रही है बच्चे निकलकर, बी लिसन्स टू ए एडवाइस, सेकंड इंस्टीट्यूट वाई प्रोवाइड्स गुड कोचिंग फॉर इंग्लिश। बी। यस सर, बी। बी। हाँ जी, बी। बच्चे फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, ए एडवाइजेस बी। जरूरी थोड़ी है सर कि उसने उसकी एडवाइस सुनी ही होगी। ए एडवाइजेस बी, ए एडवाइस दे रहा है बी को। एडवाइस का क्या मतलब होता है? सुझाव देना। सुझाव आपको कौन कब देता है? मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं यहां पे, क्यों? क्योंकि आप यहां आए हो मेरे सुझाव लेने, मेरी क्लास में बैठे हो आप। अगर यहां पे लिखा होता ना ए टेल्स बी, ए सेज टू बी, बच्चे एडवाइस, ए एडवाइजेस बी, ए सुझाव दे रहा है बी को, तो बच्चे वो तभी दे रहा है अगर बी ने उससे सुझाव मांगा होगा। कोई आपको, आप रास्ते में जा रहे हो, आपको रोक कर कोई जो सही पर्सन ने क्या रोक कर आपको सुझाव देने लग जाता है, क्या आप उसकी पूरी बात भी सुनते हो? आपको रोकेगा इतना भी कहेंगे भाई बस बस मुझे जाने दे, मैं नहीं जानता आपको। ए एडवाइजेस बी, ध्यान से करना बच्चे क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये भी इम्प्लीसिट हो रही है, बी लिसन्स टू एज एडवाइस, तभी वो एडवाइस दे पा रहा है उसको, अदरवाइज उसको वो एडवाइस नहीं देगा। हाँ, उसकी एडवाइस में जो लिखा है वो लिखा है कि भाई यू ज्वाइन इंस्टीट्यूट वाई, तो मतलब ए के मुताबिक, ए के हिसाब से वाई एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है जी, राइट। ठीक है, तो बच्चे इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन, जिसमें दोनों थे, ई ऑप्शन। ठीक है जी। हाँ जी अर्षित, डन है बच्चे, समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। The leader of the main opposition party asserted that the call for Chakka Jam turned out to be a great success in the entire state. चक्का जाम करने के बारे में कुछ कर रहे हैं वो। द लीडर ऑफ द मेन ओपोजिशन पार्टी asserted that, श्योरिटी दे रहा है वो, बोल रहा है कि कॉल फॉर चक्का जाम टर्न आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस इन द एंटायर स्टेट। ठीक है, जो चक्का जाम करेंगे वो सफल होगा उनका। The people in future will support the main opposition party. People probably are convinced about the reason behind the Chakka Jam strike call. हाँ जी, ओके। ए, एक आंसर आ गया बच्चे, ऑप्शन ए। ए का मतलब कि पहले वाला। सर बोथ। ओके, बोथ मतलब ई। एक आ गया ए, एक आ गया ई। ई नहीं,
ना इसका आंसर ऑप्शन ए है ना इसका आंसर ऑप्शन बोथ है, इसका आंसर बी है। मुझे बात सिर्फ चक्का जाम की हो रही है कि उनकी चक्का जाम की सक्सेस होगी, ठीक है। बट अब ये यहां से ये तो नहीं आ रहा ना कि द पीपल इन फ्यूचर विल सपोर्ट द मेन, फ्यूचर में थोड़ी ना करेंगे, वो चक्का जाम के लिए कर सकते हैं सपोर्ट, राइट। तो नीचे देखिए, पीपल प्रोबेबली आर कन्विंस्ड अबाउट द रीजन बिहाइंड द चक्का जाम स्ट्राइक कॉल, कि जो लीडर को इतना विश्वास है कि मेन ओपोजिशन पार्टी का लीडर है, उसको विश्वास है कि ये चक्का जाम की जो कॉल दे रहे हैं उसके पीछे हमारे वैलिड रीजंस हैं, इसीलिए ये ग्रेट सक्सेस, यही तो होगा ना कि ग्रेट सक्सेस कब होता है पार्टी का, अगर उनके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज्यादा लोग तब जुड़ेंगे अगर जो प्रॉब्लम को वो रेज कर रहे हैं उसके अंदर कोई रियलिटी है, उनके लोगों के साथ वो रिलेट करती है, राइट। पीपल प्रोबेबली आर कन्विंस्ड अबाउट द रीजन बिहाइंड द चक्का जाम स्ट्राइक कॉल। फाइन। तो बच्चे ना इसका, ये तो कभी नहीं होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, government aided schools should have uniformity in charging various fees. Government aided schools should have uniformity in charging various fees. जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान सिमिलैरिटी होनी चाहिए जो फीस चार्जेस होती है। मान लो स्कूल्स हैं आपके उसमें सोसाइटी में, आपके एरियाज में, और वो दोनों गवर्नमेंट एडेड है और उनकी फीस में ना फर्क है। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एडेड तो वो भी है, गवर्नमेंट एडेड तो ये भी, इनकी फीसिस में ना सिमिलैरिटी होनी चाहिए। assumption, the government subsidy comes from the money collected by way of taxes from people. Second, the government while giving subsidy may have stipulated certain uniform conditions regarding fees. स्टिमुलेट का क्या मतलब होता है, ये स्टिमुलेटेड का क्या मतलब होता है? हाँ जी, स्टार्ट करना, स्टिमुलेट करना, कुछ लागू करना, स्टार्ट करना, उन चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करना। बी। बी सर। बी। ओके, गुरजीत बोल रहे हैं बी, ईशा बोल रहे हैं बी, अर्चित भी बिल्कुल सही जी, बी के साथ जाएंगे। क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट उनको एड प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल कर सकता है कि भी आपने फीसिस की सिमिलैरिटी रखनी है, फीसिस की यूनिफॉर्मिटी रखनी है। तो जब वो सब गवर्नमेंट वाइल गिविंग, जब वो सब्सिडी दे रहे हैं तो उनको ये क्लियर कर लेना चाहिए पहले कि भाई फीसिस का ऐसे नहीं चलेगा, फीसिस को ध्यान में रखकर चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। Unemployed allowance should be given to all unemployed Indian youths above 18 years of age. Assumption. Assumptions हैं. There are unemployed youths in India who need monetary support. The government has sufficient funds to provide allowance to all the unemployed youth. जी, ओके, ए। ए। गुरजीत। ए सर, बोला तो था अभी अभी ए। ए आई नहीं बच्चे, आवाज नहीं आई थी, बिल्कुल सही जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, देर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड मॉनिटरी सपोर्ट।
सेकेंड, द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल द अनएम्प्लॉयड। बच्चे ये तो यहाँ से निकल नहीं रहा ना, ये तो निकल नहीं रहा यहाँ से अजम्पशन। अजम्पशन सिर्फ यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर ही आप निकाल सकते हो, गवर्नमेंट के ऊपर कोई अजम्पशन नहीं बना सकते आप। चलिए, चलिए, एवरीवन loves reading adventure stories. Assumption. Adventure stories are the only reading material. Nobody loves reading any other material. सर नीदर। Neither. ओके, एक आंसर आ गया नीदर वाला। हाँ जी ईशा। नीदर, नीदर, नीदर बिल्कुल सही जी। बच्चे ये दोनों गलत हैं assumptions। एवरीबडी लव्स रीडिंग एडवेंचर स्टोरीज। अरे भाई वो रियल, सब लोग को अच्छा लगता है एडवेंचर स्टोरीज को रीड आउट करना। एडवेंचर स्टोरीज आर द ओनली रीडिंग मटेरियल, यहाँ पे ओनली आ गया बच्चे, सिर्फ यही रीडिंग मटेरियल है, ये तो गलत बना दिया। नो बडी लव्स रीडिंग एनी अदर, ये भी गलत बना दिया भाई। तो ठीक है, किसी की मैनी में से कोई एक चीज है जिसको वो रीड आउट करना पसंद करता है, वो आपकी एडवेंचर स्टोरीज हो सकती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ और कुछ पढ़ना ही नहीं है। नो बडी लव्स रीडिंग एनी अदर मटीरियल। चलिए, तो बच्चे ये दोनों गलत है, ऑप्शन हमारे पास डी बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। प्लीज कंसल्ट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी। assumptions. First, you may take a wrong decision if you would not consult me. It is important to take a right decision. सर बी। B. Second. Okay. B. Okay. Harshit. Both. E. Yes. Its right answer is both. ध्यान से सोचना बच्चे। प्लीज कंसल्ट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी। कोई किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कोई हायर अथॉरिटी के दो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कृपया आप कंसल्ट करें मुझसे। प्लीज कंसल्ट करें बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी। यू मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन इफ यू वुड नॉट कंसल्ट मी। आप एक रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं अगर आपने मुझसे कंसल्ट नहीं किया। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ रिजाइड, कंसल्टेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बच्चे, टू टेक द राइट डिसीजन। तो बच्चे यहाँ पे अकेला बी नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक अ राइट, यू मे टेक अ रॉन्ग डिसीजन इफ यू वुड नॉट, तभी तो कोई दूसरे को बोलेगा ना। अगर किसी को किसी पे शक नहीं है, या किसी को किसी पे इतना भरोसा है कि हाँ भाई ये जो डिसीजन लेगा सही लेगा, तो वो ये स्टेटमेंट कभी उसको पास नहीं करेगा। प्लीज कंसल्ट बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंपनी तभी बोली जाएगी अगर किसी को किसी पे डाउट है। चलिए बच्चे, इसका आंसर आएगा बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्टल रेट्स हैव बीन इंक्रीज टू मीट द डेफिशिएंट। मतलब डेफिशिएंट का क्या, डेफिसिट, सॉरी डेफिसिट, इसका क्या मतलब होता है, जो घाटा हुआ है बच्चे। ठीक है, डेफिसिट। और पोस्टल रेट्स मतलब कि जो आप पोस्ट भेजते हो ना बच्चे, पोस्ट भेजते हो मतलब कि लेटर्स भेजते हो, पोस्ट करते हो, पोस्टल रेट्स के ऊपर स्टैंप्स लगती हैं। जो रजिस्टर्ड पोस्ट होती है ना उसके ऊपर स्टैंप लगती है, उनके रेट्स होते हैं। पोस्टल रेट्स हैव बीन इंक्रीज टू मीट द डेफिसिट। जो घाटा हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए पोस्टल रेट्स बढ़ा दिए गए हैं।
assumption, तो इससे क्या मतलब आ रहा है? द प्रेजेंट रेट्स आर वेरी लो, if the rates are not increased the deficit can't be met. सर बोथ। Okay, both. E. B. क्या both? E. नहीं बच्चे, ये दोनों आंसर्स गलत है, ध्यान से सोचो जरा। नीदर, यस, नीदर इज द राइट आंसर। क्यों बच्चे? प्रेजेंट रेट्स आर वेरी लो, बच्चे अगर डेफिसिट ना हुआ होता तो पोस्टल रेट्स ना बढ़ते, ठीक है। बट सिर्फ क्या डेफिसिट को कम करने का सिर्फ पोस्टल रेट्स की तरीका है? अरे नहीं, डेफिसिट तो और चीजों से भी कंपनसेट किया जाता है। इफ द रेट्स आर नॉट इंक्रीज द डेफिसिट कांट बी मेट, मतलब सिर्फ पोस्टल को रेट्स को बढ़ाना ही उनके पास एक जरिया नहीं, ठीक है। किसी चीज को घाटे को एक तरीका नहीं होता उसको कंपनसेट, कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए ना उसको सॉल्व करने का भी एक तरीका नहीं होता। देर आर मल्टीपल वेज टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर आएगा नीदर, मतलब ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो हमारे पास, देखिए उसे। स्टेटमेंट, इफ डिग्रीज आर डीलिंक्ड with jobs, boys will think thrice before joining college. If degrees are delinked with jobs, boys will think thrice before joining college. Assumption, students join college education for getting jobs. A degree is of no use for getting a job. जी, neither. Okay, D. कौन सा जी? बी। ओके बच्चे, सर ए। ए। चलिए यहां देखते हैं बच्चे अब। If degrees are delinked with jobs, boys will think thrice before joining college. Delink का क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए पहले मुझे, क्या कहना चाह रहा है ये? सर कि भाई डिग्री जॉब लेने के लिए वो नहीं है, मतलब डिग्री जरूरी नहीं होगी जॉब के लिए। हाँ, डिग्री जरूरी नहीं है जॉब के लिए। तो बॉयज हैं, दे विल थिंक थ्राइस बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट ज्वाइन कॉलेज एजुकेशन फॉर गेटिंग जॉब्स। Second, a degree is of no use for getting a job. ध्यान से स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। इसका आंसर बच्चे ऑप्शन ए राइट है, इसका ए राइट है आंसर। कारण क्या है? इफ डिग्रीज आर डीलिंक्ड विद जॉब, जॉब्स विल थिंक थ्राइस। अगर भाई डिग्रीज का जॉब के साथ कुछ लेना देना ना होता ना, तो भाई लड़के जब स्टूडेंट्स कॉलेज जाते ही ना, इसका मतलब कहने का ये मतलब है, ठीक है। कॉलेज कोई जरूरत ना होती। तो मतलब क्या है इसका, कि जो बच्चे जाते हैं ना कॉलेज में, वो जनरली इसीलिए जाते हैं कि उनको बाद में जॉब मिल जाए, राइट जी। चलिए इसका आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन ए। गुड, चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखो इन्होंने जो रीजन दिया हुआ वो भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ। गेटिंग अ जॉब इज द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी स्टूडेंट। चाहे वो कॉलेज में जा रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो मतलब कि मेन मोटिव तो उसका यही है कि उसको जॉब मिल जाए। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है, ये क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं हुआ। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं। A sentence in the letter to the candidates called for written examination. You have to bear your expenses on travel, etc. A statement in the letter to the candidates called for written examination. आपका written examination जब होगा बच्चे, आपका भी written examination होना, पता है ना आपको, पेपर पेन वाला होता है आपका भी एग्जामिनेशन। स्टेट उसमें लिखा हुआ है आपको इंस्ट्रक्शन में कि भाई जब कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कि यू हैव टू बियर योर एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल, मतलब अपने आने जाने का खर्चा आपने खुद उठाना। assumption, if not clarified, all the candidates may claim reimbursement of expenses. Many organizations reimburse expenses on travel to candidate called for written examination. हाँ जी, नीदर, ऑप्शन डी, यस सर, नीदर, नीदर, हाँ जी। ईशा, सॉरी। हाँ जी, ईशा क्या आंसर दोगे बच्चे? नीदर, ओके डी, गलत है बच्चे। क्यों लगा रहे हो आप नीदर, ये समझाओ मुझे। हर्षित क्यों नीदर लगा रहे हो बच्चे, क्यों दोनों चीजें आप गलत कह रहे हो? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हो उसे। उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने मेंशन किया बेतौर लिखा है उन्होंने कि भाई आपने अपना खर्चा खुद उठाना है, लिखा है। अगर वो ना लिखते तो क्या मतलब है कि भाई कुछ लोग कहते कि भाई हम आए हैं वहां से इतनी दूर से, हमें खर्चा दो, क्योंकि हमने फीस भरी हुई है, पेपर की फीस भरी है आप लोगों ने, आपसे 1,000 रुपया 2,000 रुपया फीस ली और फिर आपको दूर से बुला रहे हैं, तो भाई रीइंबर्स करेंगे। रीइंबर्स का केस हो सकता है कि भी हमें रीइंबर्स करें, बिल्कुल हो सकता है बच्चे, ऐसा होता है। और दूसरी बात यह है, इन्होंने तभी ये भी कारण सही है कि भाई हम लोग नहीं देंगे और ऑर्गेनाइजेशन देती होंगी, ये भी कारण सही है। ठीक है, एक तो ट्रेंड बना हुआ है। ऐसा होता है बच्चे, अगर आप डिफेंस की किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, तो बच्चे वो आपको रीइंबर्स करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम उनके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो सारा खर्चा, चाहे आप प्लेन से आए हो तो उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, चाहे ट्रेन से गए हो तो आपको वो खर्चा बियर करते हैं आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सही है बच्चे, उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर उनको जरूरत ही इसीलिए पड़ी है कि बाद में कोई क्लेम ना करे हम पे। क्यों क्लेम ना करे? क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस उठाती भी हैं और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के हिसाब से ये ऐसे ना बोल दें आके हमारे पास कि भाई हम भी इतनी दूर से हैं, हमारा भी खर्चा उठाओ। If not clarified, all the candidates may claim reimbursement of expenses. क्यों? क्योंकि और ऑर्गेनाइजेशन भी सिमिलर रिटर्न एग्जामिनेशंस के लिए
एक्सपेंसेस उठाती हैं। बात समझ में आई है आपको? ठीक है जी, तो बच्चे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ई, बोथ इम्प्लिसिट। अबे कोई चीज किसी ने मेंशन किया तो उसके पीछे कोई रीजन है ना, इसीलिए तो उसने मेंशन किया, ऐसे ही थोड़ी ना लिख दिया पेपर भरने के लिए। चलिए चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। द फंक्शन विल स्टार्ट एट 3 p.m. You are requested to take your seat before 3 p.m. The function will start at 3 p.m. You are requested to take your seats before 3 p.m. Assumption, इससे क्या समझ में आ रहा है? If an invitee is not in his seat before 3 p.m., the function will not start. Second, function will start as scheduled. हाँ जी गुरजीत। सर बी हो गया इसका। यस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उन्होंने पहले इंस्ट्रक्ट कर दिया भी आप आओ चाहे ना आओ, फंक्शन टाइम पे शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए आप पहले आइए और अपनी सीटों को संभाल लीजिए, अपनी सीट्स को संभाल लीजिए। चलिए जी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, अ वार्निंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट to stop train pull chain, penalty for improper use, penalty for improper use is ₹500। बच्चे इज कर लीजिए यहाँ पे, is ₹500। assumption, some people misuse the chain, on certain occasions people may want to stop a running train। ए, ओके। सर बोथ। ई, बोथ। ए, केली। मुझे इसका आंसर है ऑप्शन ई, बोथ। बच्चे चेन दी क्यों हुई है? चेन दी क्यों हुई है? तभी दी हुई है ना कि अगर इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाए, अब वो प्लास्टिक के डब्बे में बैठा है तो भाग भाग कर उसके पास थोड़ी ना आएगा। किसके पास? ट्रेन ड्राइवर के पास। तो इसलिए क्योंकि ट्रेन लंबी होती है, बोल के बता नहीं सकता, भाग कर जा नहीं सकता इतनी दूर, ठीक है, सब कुछ पीछे छोड़ के, तो इसीलिए उन्होंने ये एक सर्विस दी हुई है कि भाई ट्रेन को पुल कर ले। पर अब कुछ लोग शरारती भी होते हैं जो ट्रेन को वैसे ही पुल कर देते हैं। आप भी ट्रेन का ये कारण तो यही है ना ट्रेन में चेन देने का, तो मुझे दोनों रीजन तो सही है। पेनल्टी उन्होंने उनके लिए लिखी है जो उसका मिसयूज करेंगे, और दी इसलिए है क्योंकि भाई इमरजेंसी में लोगों को जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो सम पीपल मिस यूज द ट्रेन, इसीलिए उन्होंने लिखा भाई हाँ भाई ₹500 फाइन लगेगा। ऑन सर्टन ओकेजन्स पीपल में वांट टू स्टॉप द रनिंग ट्रेन। राइट, ठीक है जी, गुड। तो ऑप्शन आएगा इसका ई। चलिए बच्चे लास्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। स्टेटमेंट, लैक ऑफ स्टिमुलेशन इन द फर्स्ट 4 or 5 years of life can have adverse consequences. Lack of stimulation in first 4 or 5 years of life can have adverse consequences. Assumptions, a great part of the development of observed intelligence occurs during the earlier years of the life. Second, 50% of measurable intelligence at 17th is predictable by the age of 4। 50% of measurable intelligence at 17th is by the, ओके ठीक है जी। सर ए। एक आंसर आ गया ए। ए
हाँ जी ईशा। ए, यस, ए इज द राइट आंसर बच्चे। 50% ऑफ मेजरेबल इंटेलिजेंस, इसके इस करते होंगे हमें नहीं पता, बट इसका इस से कोई लिंक नहीं बन रहा। अब ग्रेट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्व्ड इंटेलिजेंस अकर्स ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ द, तभी यहाँ पे बच्चे फर्स्ट 4 और 5 ईयर्स को डेवलपमेंट के लिए मान्यता दी गई है, इसको इंपॉर्टेंट माना गया है 4 और 5 ईयर्स को। ठीक है बच्चे, राइट। तो बच्चे ऐसे आपको एक स्टेटमेंट पूछ ली जाएगी दिए हुए पैसेज में से, और पूछा जाएगा कि भाई इस स्टेटमेंट से आप क्या एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, ऑथर हैज रिटन, ऑथर हैज सेड दिस स्टेटमेंट, व्हाट यू एज्यूम फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। वहां पे आपके पास 4 से 5 ऑप्शंस रहेंगी, और जो मोर रिलेटिवली और जो मोर रिलेटेड वन एजम्पशन है, आपकी लॉजिकली रिलेटेड वन एजम्पशन है, वो आपने उसमें से फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है जी, राइट। इस टाइप के बच्चे अभी पहले आपका ना ये चलेंगे कि कैसे आपने चीजों को सोचना है, लॉजिकली कैसे चीजों को सोचना है, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, अभी आप लोग की मस्तियों का टाइम दिन ही चल रहे हैं। ठीक है, आप अभी आपने चीजों को, कहते हैं ना कि हम कि ध्यान से लेना, अभी क्योंकि जिम्मेवारी कोई नहीं है, तो अभी आपकी लाइफ चल रही है जैसे चल रही है। ठीक है, बट ये चीजें आपको जिम्मेवारी से सोचना सिखाएंगी, और वही रिक्वायर्ड है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ठीक है अर्षित, आई होप कि आपको क्लास में समझ आया होगी, चीजें समझ में आया। अर्षित, गुरजीत, समझ में आया बच्चे? यस सर। चलो गुड, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चे, तब तक के लिए थैंक यू। ओके जी, गुड इवनिंग सर। ओके जी, गुड इवनिंग।